ईरान अपना दिफा कर रहा है। ईरान ने कोई ऐसा अटैक नहीं किया जो बिला वजह हो या बिला जवाज़ हो। फिर उसके बाद ये जंग जो है मिडल ईस्ट चली गई। ज़ाहिर है ईरान ने वहाँ पे अमेरिकन जो बेसिस थे उनको हिट करना शुरू कर दिया। अब दो सूरत हाल जो है बड़ी दिलचस्पी, एक तो इसराइल के ऊपर जब ईरान की तरफ से अटैक हुआ तो बिन गोरियान एयरपोर्ट जो है उसके ऊपर लोगों ने रश किया, इतना ज़्यादा रश किया कि वहाँ पे जो लोग, वहाँ पे जो अमला था उनके साथ हाथापाई भी की। लोग वहाँ पे लड़ पड़े और लोग ऐसे रश में वहाँ से भाग रहे थे, दौड़ रहे थे कि जहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, कोई वबा फैल गई है या यहाँ पे कोई क़यामत आने वाली है या एटम बम गिरने वाला है। लोग बड़ी स्पीड से वहाँ से भागे और फ़्लाइट्स जा रही थी। वहाँ से फ़्लाइट दूसरे मुल्कों से खाली आ रही थी और इसराइल से जो फ़्लाइटें थी वो भर के जा रही थी और टिकट बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, इतना ज़्यादा महंगे हो गए कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते इसराइल से जो भागने वाले लोग थे कितना पैसा देने के लिए वो तैयार थे। उसके बाद आप मिडल ईस्ट देख लो कि जब एयरपोर्ट्स के ऊपर अटैक होने शुरू हुए तो लोग जो थे पहले ऊँटों पे, फिर टैक्सियों पे वहाँ से ट्रैवल करके 4-4 5-5 हज़ार डॉलर टैक्सियों को दे के और फिर बहरीन के लोग भी उसमें, फिर ये सारे मिल मिला के ओमान जाते थे क्योंकि वो सेफ़ था और वहाँ से मस्कत से फिर ये लोग फ़्लाइट लेके वहाँ से निकलते थे। और जो प्राइवेट जेट्स हैं उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होगी, मतलब 5-5 6-6 सीटों वाले जो जेट्स हैं वो 10,000 15,000 20,000 डॉलर जो है वो एक फेरे के लेने शुरू हो गए और लोग जो थे उसके ऊपर चढ़ते जा रहे थे और वहाँ से भागते चले जा रहे थे। अब भी आप गल्फ़ के अंदर देख लो तो जो अमीर लोग हैं वहाँ पे, जो खुशहाल लोग हैं, वो सारे यहाँ से भागे हुए हैं। कोई यूरोप चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई कनाडा चला गया, लोग न्यूजीलैंड पहुँच जा रहे हैं। उसकी वजह ये कि इंतहाई सेफ है, जो सेफेस्ट 5 कंट्रीज़ हैं ना उसके अंदर न्यूजीलैंड नंबर 1 है। और सबसे ज़्यादा बंकर्स भी और उधर ही सबसे नहीं, बिल्कुल कोने में है ना जी, बिल्कुल एंड पे, दुनिया के आखिरी कोने के अंदर, है ना? वहाँ पे लोग जो हैं वो पहुँचते जा रहे हैं और वहाँ चुप करके सुखी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर छोटे आइलैंड्स हैं साउथ पैसिफिक समंदरों के अंदर जो है ना, वहाँ पे जो किसी साइड पे भी नहीं है, यानी कि उसके ऊपर अटैक नहीं हो सकता या मिसाइल वहाँ पे नहीं जा सकता। लोग वहाँ पे जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका जा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल आखिरी जो है, अर्जेंटीना जा रहे हैं जो बिल्कुल साउथ पोल के बिल्कुल करीब है, अंटार्कटिका के करीब है, अशवाया वगैरह जो जगह है वहाँ पे। इस तरह लैटिन अमेरिका के दूसरे मुल्क हैं, चिली जा रहे हैं लोग वहाँ पे, ब्राज़ील जा रहे हैं। तो वो जो गल्फ़ स्टेट्स के लोग थे वो यहाँ से भाग रहे हैं। अच्छा, उसके मुकाबले में आप ईरान देखो यार, ईरान का कमाल देखो। ईरान के एक तो लोगों ने भागने से इनकार कर दिया। बिल्कुल। दूसरा ये है कि अगर उन्हें अपनी गवर्नमेंट से कोई इख्तलाफ था या उलमा कराम या मौलवियों का जो रजीम थी उसको नापसंद भी करते थे, लेकिन उन्होंने इमीडिएटली अपना इख्तलाफ बुला के वो अपने मुल्क के साथ, अपनी सियासत के साथ खड़े हो गए। ये इन लोगों का कमाल है। अच्छा, उसके बाद ये है कि कितनी ज़्यादा बमबारी हुई है, कितने ब्रिज टूटे हैं, कितने वहाँ पे स्कूलों पे हमला हुआ। पहले दिन ही स्कूल के ऊपर हमला हो गया जिसमें 161 बच्चियाँ फौत हो गई, शहीद हो गई। अच्छा, फिर इसके बाद आप शहरों की हालत देख लें, वहाँ पे मिसाइल लग रहे हैं, वहाँ पे हर तरफ तबाही और बर्बादी है, लेकिन लोगों ने अपना शहर नहीं छोड़ा, लोगों ने अपना मुल्क नहीं छोड़ा। लोग वहाँ पे आज भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो लोग तेहरान के अंदर है वो, उन्होंने मुझे फुटेज भेजी, उन्होंने बताया कि यहाँ पे आज भी रात के वक्त म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो अमला है वो सड़कें धोता है, उसी तरह पूरे शहर के अंदर से कचरा इकट्ठा किया जाता है। यानी इस दौर में भी, इस हालात में भी किसी जगह पे कचरे के ढेर नहीं है। म्यूनसिपल कमेटी के लोग प्रॉपर काम कर रहे हैं। फिर यह है कि किसी जगह कोई शॉर्टेज नहीं है और लोगों ने प्राइस बढ़ाने के बजाय प्राइस कम कर दिया ताकि तकलीफ ना हो किसी आदमी को, और उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन मुकम्मल तौर पे कम कर दिया। ये है। फिर दुकानें खुली हुई हैं हर वक्त। और फिर जो तेहरान के अंदर एक और बड़ा फिनोमेना देखा है दुनिया ने, वो बड़ा दिलचस्प है कि 9 बजे वहाँ पे नौजवान इकट्ठे होते हैं, वो म्यूज़िक बजाने शुरू करते हैं जैसे कंसर्ट हो रहा है पूरे शहर में, और लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं रात 12 बजे तक। वहाँ पे लोग गाना गाते हैं, कहवा पीते हैं और खुश होते हैं, और ये एक नया फिनोमेना है। फिर जो म्यूजिशियंस थे सारे ईरान के, उन्होंने मुख्तलिफ पावर प्लांट्स के सामने जाके बैठ के वहाँ पे गाना गाना शुरू कर दिया। ये एक। और जो शाम की एक्टिविटी है ना आज दिन की, वो कमाल ही है। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि हिस्ट्री में किसी और जगह ऐसा कभी वाकया हुआ होगा कि लोग जो है वो अपने ब्रिजेस पे गए, जिन ब्रिजेस के बारे में उनका ख्याल ये है कि अमेरिका इसके ऊपर अटैक कर सकता है, और वहाँ पे बैठ के बच्चे हैं, बूढ़े हैं, खवातीन हैं, लोग हैं, उन्होंने झंडे उठाए हुए हैं और ब्रिजेस के ऊपर बैठ के लेट के उन्होंने वहाँ पर अपना ठिकाना बना लिया, चेन बना ली। चेन बना ली, ह्यूमन चेन जिसको कहते हैं। और वहाँ पे वो खाना खा रहे हैं, वहाँ पे वो लेटे हुए हैं, वहाँ पे वो चिट चैट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और जिन जिन पावर प्लांट्स के ऊपर खतरा है कि यहाँ पे अटैक हो सकता है, क्योंकि सारे पावर प्लांट बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं। अच्छा, वहाँ जाके भी लोगों ने ठिकाना बना लिया, उन्होंने वहाँ पे टेंट लगा लिए, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और वहाँ लोग खाना पका के दस्तरखान बिछा के खाना खा रहे हैं, और पूरी पूरी फैमिलीज वहाँ पे आ गई। तो लोगों ने ना उसको भी अपने हसार में ले लिया। ये जो एक वाकया है ये साबित करता है कि ईरानी कितनी ज़बरदस्त कौम है और उन्होंने कमाल कर दिया जैसा भी है। लेकिन अगेन जो दूसरी साइड पे जो दुश्मन है ना, उसको इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है, वो दरिंदा है। तो उसको कोई एहसास नहीं है इस चीज़ों का। और आप देख लेना अभी थोड़ी देर में जो इसराइल यहाँ पे हमले करना शुरू कर देगा, उसे कोई फिक्र ही नहीं होगी, कोई परवाह ही नहीं होगी कि नीचे लोग बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, फैमिलीज बैठी हुई हैं। शौकत साहब, मुझे लोगों की परवाह होती तो वो गज़ा पे अटैक करता, 1.5 लाख मुसलमानों को शहीद मत करता। करना। लेकिन ये है कि अब जब इस किसी ब्रिज पे हमला होगा
होगा या किसी पावर प्लांट पे हमला होगा और उसके अंदर लोग शहीद होंगे, तो मेरा ख्याल है शायद ज़मीर इंसानी जो है या आलमी ज़मीर है, थोड़ा सा उसको अफसोस तो लाजमी होगा। लेकिन बहरहाल जो आलम इस्लाम है ना, 58 इस्लामी मुल्क, जिसमें से एक इस्लामी मुल्क ईरान को साइड पे करके बाकी जो इस्लामी मुल्क है, मेरा ख्याल है डूब मरना चाहिए सबको। काबिल शर्म बात है, कोई ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने एक इस्लामी ब्रदरहुड का प्रॉपर एक सबूत दिया है और कंधे से कंधा मिला के ईरान को बचाने की कोशिश की है। को वहाँ पे अपनी रिफ्ट है ईरान के अंदर जिसकी वजह से ईरान को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने वैसे हक अदा किया। उसके साथ मिस्र भी बहुत लगा हुआ है, तुर्की है, उन्होंने बहुत एफर्ट किया अंधाधुंध। चौधरी साहब, दूसरी साइड पे आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे दरिंदे को रोक के रखना ये भी कोई आसान काम नहीं था कि पाकिस्तान ने उसे रोक के रखा हुआ है कि कोई हरकत बड़ी अभी इस तरह की नहीं करनी, और वो रुका भी हुआ है। रुका हुआ है, बिल्कुल सही। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ईरान किसी तरह से मान जाए और मामला किसी तरह से थोड़ा डी-एस्केलेट। सही बात, वो 45 दिन की सही कोई मतलब पाकिस्तान की तरफ से प्रपोजल है ना, 45 दिन जो है जंग बंदी करें आप और इस दौरान मुज़ाकरात करते रहें। मेरा ख्याल है इसको अवेल करना चाहिए ईरान को। उसकी वजह यह है कि 45 दिन बड़ा दिन होते हैं जी, 45 घंटे भी बहुत होते हैं। ईरान कहता है बंद करनी है तो मुस्तकिल बंद करो। नहीं, वो देखें वो फौरी तौर पर नहीं करेगा। अमेरिका जो है ना, उसके पैसे बड़े लगे हुए हैं। अब उसे पीछे हटाने के लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा डिले लो या टाइम लो। टाइम चाहिए। एक पॉइंट ईरान का भी ठीक है कि वो एतबार नहीं कर पा रहा कि जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो उसका फायदा अमेरिका उठा के फिर हमला कर देता है। उन्हें डर है कि ये दोबारा इकट्ठे होकर कोई और नया प्लान करके फिर अटैक ना करे। देखिए, अब अगर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ शामिल करेंगे, दूसरे मुल्कों को शामिल करेंगे, तो सूरत थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। हो सकता है मसलन ईरान जो है वो चाइना को शामिल कर ले, इसके अंदर बड़ा मुल्क है, और चाइना अगर मेज़बानी करता है या फिर वो दरमियान में आता है तो थोड़ी सिनेरियो मुख्तलिफ होगा। तो मेरा ख्याल है कि या फिर इस्लामी मुल्क हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं जी अब इन्विजन नहीं करनी, और इसराइल को बांध देते हैं कि जनाब आपने अगर हाथ हिलाया या आपने कोई गड़बड़ की तो हम सारे मुल्क ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे। तो फिर मेरा ख्याल है शायद खौफजदा दुनिया के ममालिक और तरह चलते हैं, अब कोई दूसरे की जंग नहीं लड़ता, लेकिन अगर इस जंग को रोकना है तो इतना भी मुश्किल नहीं है। जिस तरह से रशिया और चाइना किरदार अदा कर सकते हैं, अगर वो उस तरह से कर दें तो इस जंग को रोकना ज्यादा मसला नहीं हो। लेकिन वो भी सोचते हैं और उनकी इनसिक्योरिटीज भी ठीक है। मतलब फर्ज करें चाइना दरमियान में आ जाता है, जंग मुज़ाकरात नहीं। देखिए, दो ऑप्शन है, एक जंग का ऑप्शन, दूसरा मुज़ाकरात का ऑप्शन है। जो मुज़ाकरात का ऑप्शन है उसके अंदर पूरी दुनिया आ सकती है, सारी दुनिया बैठ सकती है, ईरान भी बैठ सकता है, फिर चाइना बैठ सकता है उसके साथ, फिर रशिया बैठ सकता है, पूरा यूरोप बैठ सकता है, क्योंकि वो कह रहे हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, ठीक है इस माह। लेकिन दूसरा सिनेरियो जंग। अब जंग का जो सिनेरियो वो बड़ा खतरनाक है, उसके अंदर फर्ज करो कि रशिया आ जाता है या चाइना आ जाता है, तो फिर दो सुपर पावर आ गई ना जी। अब दोनों सुपर पावर का पीछे हटना इम्पॉसिबल है, फिर पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई थी, सेकंड हुई थी, जब सुपर पावर्स आ गई तो फिर उसके बाद ऑप्शन नहीं। डोनाल्ड ट्रंप एक बुली है, वो सिर्फ उसे मारता है जो उसे कमजोर लगता है। जहां से ताकत का मुजाहरा होता है वहां से वो भाग जाता है। मुझे लगता है कि दूसरे ममालिक खड़े हो जाएं, ये बुली भाग जाए। लेकिन वो ये ना, दुनिया सारी इकट्ठी हो तब, वैसे नहीं। एक आध मुल्क का आना जो है ना बहुत खतरनाक है, फिर ये जंग रुकेगा नहीं, फिर ये आगे बढ़ेगी। मसलन मैं यूक्रेन की जंग आप देख लो, यूक्रेन की जंग के अंदर क्या है, एक मुल्क है यूक्रेन है, छोटा मुल्क है। अगर सिर्फ ये जंग यूक्रेन और रशिया की होती तो इसे खत्म होने में 15 दिन लगने थे, ठीक है। एक बड़ा मुल्क है, उसने हमला कर लिया, छोटा मुल्क है बेचारा मजलूम है, नहीं उसका जवाब दे सका, सेटलमेंट हो जाती, ठीक है। तो सेटलमेंट हो जाती है, कब्जा कर लेता, रो पीट के चलो कुछ वो कब्जा कर लेता, वो बैठ के वो मसला हल हो जाता। लेकिन जब उसके अंदर पूरा यूरोप शामिल हुआ है और अमेरिका शामिल हुआ है, वो आज तक खत्म नहीं हो जाए, वो कभी खत्म नहीं होगी, लंबा काम है। क्योंकि उसकी वजह ये कि अब दो सुपर पावर्स आ गई, छोटा मुल्क जब बाकायदा मार खाता चला जा रहा है, वो एक बैटलफील्ड बन गया सुपर पावर। लाखों सोल्जर्स वहां पे अभी तक हैं, और लोग देखें वहां पे उनकी क्या हालत है। तो ये ट्रेजेडी होती है कि जब किसी मुल्क के ऊपर दो सुपर पावर्स आ जाती हैं तो वो एक बैटलफील्ड बन जाता है हाथियों का, जिसका फिर नुकसान बेचारे का बहुत होता है। तो ईरान की एक ब्लेसिंग ये भी है कि अभी तक कोई आलमी ताकत जो है वो ईरान के साथ खड़ी नहीं हुई। अगर खड़ी हो जाए फिर ईरान नहीं बचेगा, फिर तो उस साइड पे वो मारेंगे, उस साइड पे वो मारेंगे, तो लंबा हो जाएगा काम। जो वर्ल्ड वार सेकंड में भी हुआ था, फर्स्ट में भी यही हुआ था। पर इस वक्त की जो सूरत हाल है वो खतरनाक है, कोई बहुत अच्छी उम्मीद अफसा खबर नहीं है कि जो हम लोगों के साथ शेयर कर सकें। डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा तरीन जो बयान है उसमें से एक बयान हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। उसने कहा 8 बजे तक की डेडलाइन तक अगर मुआहिदा नहीं हुआ तो ईरान पर ऐसा हमला होगा जो इसने कभी नहीं देखा होगा। मुज़ाकरात में ठोस पेशरफ्त हुई तो सूरत हाल बदल सकती है। अब यहाँ पे एक कैच है, वो कैच ये है कि वो कह रहा है कि अगर 8 बजे तक डेडलाइन में मुआहिदा ना हुआ, इसका मतलब मुआहिदे के ऊपर बात चल रही। इसका मतलब ये हुआ कि अभी दरमियान में पाइपलाइन के अंदर कोई चीज़ है जो अनाउंस नहीं की जा रही, जिसके ऊपर बात हो रही है। तो वो जो अखबारात कह रहे थे, अमेरिकन अखबारात, कि जनाब खत्म हो गया है, मुज़ाकरात खत्म हो गए, तो इसकी तरदीद है इसके अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि 8 बजे तक वो अपनी टेबल के ऊपर चीज़ें रख के बैठा हुआ है। तो सब अमेरिका का एक अखबार कहता है मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरा कहता नहीं हो रहे। असल में जंग के अंदर सूरत बदलती रहती है, वो आधा घंटा पहले खबर है, आधा घंटे बाद दूसरी खबर है। तो आप ये कहेंगे देखें जी सुबह तो अखबार ये कह रहा था, शाम को ये कह रहा था। यहाँ पे सूरत बदलती रहती है, मैच की तरह। मैच हो रहा होता है, उसके अंदर एक खिलाड़ी आउट हो गया, सूरत बदल गई, दूसरा
खिलाड़ी टिक गया वहाँ पे, सूरत बदल गई। तीसरे ने आके छक्का लगा दिया, वो एक सूरत और चेंज होगी। अब चौथे खिलाड़ी आया, उसने 2 विकेटें ले ली, सूरत बदल गई। तो बिल्कुल मैच की तरह ना जंग के अंदर भी सूरत हर लम्हा तब्दील होती रहती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अखबार ने पहले क्या कहा और बाद में क्या कह रहा है। ये जो बताइएगा, एक ब्लूमबर्ग की स्टोरी, एक न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी, दोनों बड़े अखबार। और नहीं, दोनों की स्टोरीज ठीक है, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। एक चैनल को इंटरव्यू दिया उसने और उसने कहा है कि मुज़ाकरात के अंदर ठोस पेशरफ्त हुई तो ज़रूरत तो सूरत बदल सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुज़ाकरात के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। जेडी वैंस ने भी कहा है, जेडी वैंस ने उसने कहा कि जंग बंदी के लिए फौजी मकासद पूरे हो चुके हैं, आज ईरान से जवाब मिल जाएगा। इसका मतलब ईरान का जवाब कोई है, इन्होंने कुछ उसे कहा हुआ है, उसने जवाब देना है, कोई ना कोई फेस सेविंग जो है इन्होंने मांगी हुई है उससे, और वो फेस सेविंग जो है उसका इंतजार कर रहे हैं। दूसरा ये कहते हैं कि ईरान दुनिया को माशी तकलीफ देना चाहता है, अमेरिका ज़्यादा तकलीफ देने की सलाहियत रखता है। ठीक है, अमेरिका सुपर पावर बड़ी कौम है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये छोटी कौम जो है ना उसने साबित कर दिया है कि छोटा भी अगर मुल्क होगा या कमजोर मुल्क भी होगा या उसके ऊपर पाबंदियां भी होंगी तो खड़ा हो सकता है। वो खड़ा हो जाए तो बड़ा जो मुल्क है उसको भागने में ज्यादा देर नहीं लगती। अच्छा चौधरी साहब, इसमें एक और चीज भी जो जेडी वैंस से आगे इसीलिए किया गया कि आपको याद है ट्रंप से उसका झगड़ा भी हुआ था नेतन्याहू से, सॉरी शैतानयाहू से, इसका झगड़ा भी हुआ था और इसी वजह से ये मेरा ख्याल फोकस भी करके बैठा और यही जंग खत्म भी करवाना चाहता है, इसी ने थोड़ा कंट्रोल भी किया। ये कुशनर भी खत्म करवाना चाहता है। वो विटकॉफ जो है ना वो बड़ा समझदार आदमी है और उसने भी बड़ा अच्छा तहम्मुल के साथ, देखे ना अभी तक उसने कोई बुली नहीं की किसी जगह पे भी, वो समझदार आदमी है। तो यहाँ खबीस फिर सिर्फ एक ही है जो नेतन्याहू जाहिर है उसी की गेम है सारी। वो एक हिरन था ना, हिरन एक स्टोरी है, एक हिरन था, वो पानी पी रहा था, शेर आया, शेर ने उसके ऊपर हमला किया, हिरन स्पीड से दौड़ा। अब हिरन आगे आगे दौड़ रहा है, शेर पीछे पीछे दौड़ रहा है, बड़ी स्पीड है दोनों की, बहुत स्पीड, बहुत ज्यादा। अब जो शेर होता है उसकी स्पीड दुनिया में, या चीता और शेर दो जानवर ऐसे हैं जिनकी स्पीड तमाम जानवरों से ज्यादा होती है। किसी और कोई जानवर भी चीते की ज्यादा है, चीते आप कह सकते हैं ना, वो चीता है या पे शेर है, दोनों है। लो जी, आप इस तरह करो, जो स्पीड है ना, आप शेर की जगह चीता कर लो यार, अगर आप इससे ज्यादा तसल्ली होती हो तो हम इस तरह कर लेते हैं, स्टोरी दोबारा रिवर्स करते हैं। एक हिरन थी, वो पानी पी रही थी और ऊपर से चीते ने हमला कर दिया। अब चीता जो है ना उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, चीता जो है ना उसके पीछे दौड़ी जा रहा है, हिरन उसके पीछे दौड़ रही है। सामने एक दरिया आ गया तो हिरन ने छलांग लगाई और दरिया के पार, चीता पहुंचा वहां पे, रुक गया। ठीक है, रुक गया। अब हिरन दूसरी साइड पे, तो चीते ने यहां से उसे पूछा कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई कि तुम दरिया पार कर गई, आखिर क्या हुआ, कहां से ताकत आई? तो उसने कहा जनाब हम दोनों दौड़ रहे थे, मैं जान बचाने के लिए दौड़े, तुम खाने के लिए दौड़ रहे थे। हाँ, तो जान लेने के लिए दौड़ रहे थे, मैं बचाने खाने के लिए। अच्छा। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक लंच हूँ। ठीक है, तुम सिर्फ अपने खाने के लिए, ठीक है, एक जानवर के पीछे दौड़ रहे हैं सिर्फ भूख मिटाने के लिए, और मैं अपनी जान बचाने के लिए। बिल्कुल सही। जान बचाने वाला जो होता है ना उसके अंदर ताकत पैदा हो जाती है। ईरान एक ऐसा ही मुल्क साबित हुआ है जिसने साबित कर दिया है कि उससे जान बचाने के लिए खड़ा हो गया। उसने ना दरिया की परवाह की है, ना उसने किसी मिसाइल की परवाह की है, ना उसने जहाज़ों की परवाह की है, वो खड़ा हो गया। तो जब ये सर्वाइवल की जंग होती है ना जी, इंसान के अंदर बड़ी एनर्जी आ जाती है और वो कौम भी बड़ी अच्छी हो। तो ईरान जो है ना एज ए नेशन उसने बड़ा सा, लेकिन फिर इसके साथ साथ जो मेरा शुरू से एक मौक़िफ़ है वो ये है कि यार आप जंग जी चुके हैं, जिद छोड़ दें, ठीक है, पीछे हटे, बचाएं अपने आप को। ये जंगली भैंसा है, खुल गया, अब इसके पाँव के नीचे आने का कोई फायदा नहीं है। आप बजाय इसके कि लोग आपकी तारीफ करें, पूरी दुनिया आपकी इस वक्त तारीफ कर रही है, कल को अगर फर्ज करें कि जो आपके साथ बुरा हो जाएगा सुबह के वक्त, तो लोग आपको मजलूम समझेंगे, लोग आप पे तरस खाएंगे, लोग कहेंगे यार बड़े बेवकूफ थे, सब कुछ तो मिल गया था, जीता हुआ मैच इन्होंने क्यों हार गए? आप मैच जीत गए, घर चले जाए यार। आप कहते नहीं हम दोबारा खेलेंगे। अच्छा साहब, आपको लगता है कि ट्रंप करेगा हमला? ये झूठ भी तो बहुत बोलता है। नहीं, ये कुछ भी कर सकता है। मैं अगेन ये कह देता हूँ, ये इस चीज़ पे ना जाए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई मॉरल स्टैंडिंग नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। जैसे कह दिया हो सकता है, ये करते हैं, ये ऐन वक्त पे हो सकता है, कभी कहेगा 8 है, चले अगले दिन का 8 भी देते हैं। इसका पता कोई नहीं है, तो जिस शख्स का पता कोई ना अनप्रेडिक्टेबल, उससे बच के रहना चाहिए। वो कहते हैं कि जो एक गुस्सीला आदमी होता है ना, गुस्से वाला, उससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि उसे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये क्या करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में प्रेडिक्शन नामुमकिन है। अच्छा, क्योंकि उसकी समझ नहीं आती। बस हो सकता है वो वायदा कर लेंगे, वायदा हो गया, आधे घंटे बाद कहेंगे नहीं जी इस वायदे में मानते नहीं, चलो क्या कर लेंगे उसका। यही तो ईरान का मसला है ना कि उस पर एतबार ही नहीं कर सक रहा। ये है, लेकिन फिर भी अगेन वो कहे कि अभी देखे ना जो उसने जंग जीती, उसका जी ठीक है जी आए मेरे साथ बैठे इधर, क्या फर्क पड़ता है यार, क्या फर्क पड़ता है इससे? बस एक ट्रस्ट फैक्टर है, कोई बात नहीं, दुनिया फंडे लगाएगी ना, जूते मारेगी उसको, यार तू क्या कर रहा है? अभी तो पूरी दुनिया को जूते मार रहा है। अच्छा, दूसरा उसने कहा जी ईरान जो है ना दुनिया को माशी तकलीफ देना चाहता है और अमेरिका ज़्यादा तकलीफ देने की सलाहियत रखता है। ठीक है भाई, ईरानी मुज़ाकरात ना पहले तेज़ थे, ईरानी ना पहले मुज़ाकरात तेज़ किए और ना ही अब वो हैं, यानी जो मुज़ाकरात करने वाले हैं। ठीक है, और अंदाज़ा है कि साथ ही उसने कहा जी पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में टाइम लगता है, ये वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर दरमियान के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पाकिस्तान मैसेज आता है, पाकिस्तान जो है आवाज़
कराची को पहुंचाता है। अब्बास अराची वगैरह जो ईरानी है वो मेरा ख्याल लिख के पैगाम भेजते हैं। वो कन्वेंशनल सिस्टम जो था ना उस पर चले गए, वो पुराना सिस्टम, ताकि ट्रैक ना हो सके। और फिर वहाँ पे सब लोगों तक मैसेज पहुंचाना, फिर सब लोगों की राय इकट्ठी करना, तो मुख्तलिफ जगहों पे होंगे सारे, अब वो इकट्ठा करके फिर उसको इंटरप्रेट करना, फिर पाकिस्तान भेजना, पाकिस्तान से फिर अमेरिका जाना वेरी डिफिकल्ट है। तो या तो वो हो ना जो नया सिस्टम होता है प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम हो, वो आपने सारे जैम किए हुए हैं, या उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो इसराइल को पता चल जाएगा, वो तो बम मारते हैं, लोकेशन तो इस टाइप का उनको अंदाजा है। मेरा ख्याल है खतो किताबत के जरिए करते होंगे और कन्वेंशनल वे जो है, पुराना ओल्ड फैशन कन्वेंशनल वे जो है उसके ऊपर चले गए। तो ये जो लेटेस्ट कन्वेंशन सिस्टम है ना, जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसके ऊपर वो रिलाई नहीं कर रहे हैं। तो अमेरिकन भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ी इतला थी वो ये है कि पाकिस्तान 12 बजे तक उसने एफर्ट करनी थी, 12 बजे के बाद पाकिस्तान ने पीछे हट जाना था और दोनों कहना था ठीक है यार तुम जानो तो रकम जाने, क्योंकि पाकिस्तान भी थक गया हो यार। वैसे एक को मनाते हैं दूसरा भाग जाता है, दूसरे को मनाते हैं उससे नाराजगी हो जाती है। हद जाहिर है थक जाना, नर्व्स होते हैं ना, पाकिस्तान कितने दिनों से लगा, दौड़ के पागल हो गए सर, और तो किसी ने एफर्ट भी नहीं किया। इससे पता लगा होगा आपको कि दुनिया कितनी जालिम है, ठीक है ना। साथ साथ जनाब व्हाइट हाउस से खबर आई है कि व्हाइट हाउस की जो तर्जुमान है कैरोलिन, उसने कहा है कि जनाब एटमी हथियारों के इस्तेमाल पर गौर नहीं कर रहे। तो ये तरदीद आ गई है उनकी, क्योंकि पूरी दुनिया ने कहा कि ये जो कल डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ना, उससे आगे तो बम के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन व्हाइट हाउस ने तरदीद कर दिया है कि हम उसके ऊपर गौर नहीं कर रहे, लेकिन इनकी बातों पर नहीं आ रहे। हाँ, ये कुछ भी कर सकते, बिल्कुल ठीक है। चलते हैं अब जी नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ईरान के बारे में सबको डिटेल बताएंगे। ईरान ने पाकिस्तान को कुछ अपने राज बताए हैं और उनसे शेयर किया है कि ये जंग हम जीत रहे हैं और क्यों जीत रहे हैं। उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं, वो आपको बताएंगे कि वो चीजें क्या हैं। ये भी एक अखबार में ही छपा है वेस्टर्न, और उसके अलावा उन्होंने साफ कहा है हम दबाव में नहीं आएंगे, ये वो क्यों कह रहे हैं, और साथ ही एक बहुत बड़ी धमकी भी दी है उन्होंने पूरे खित्ते को। तो ये पूरी स्टोरी जानते हैं कि यह है क्या। अब देखिए ईरान की तरफ से मुख्तलिफ मौक़िफ़ आ रहे हैं। एक मौक़िफ़ तो ये उन्होंने कहा जी ईरान दबाव में नहीं आएगा, और आप दबाव डालना चाहते हैं तो हमारी तरफ से कोई लचक नहीं दिखाई जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्यार से बात करेंगे तो हो सकता है हम बात मान जाएं, लेकिन दबाव के जरिए या दोस्त दांधली के जरिए आप करेंगे तो हमारी तरफ से इनकार है। तो इस दरमियान में एक विंडो खोली है ईरान ने भी, उसने कहा जी बात करनी है तो बड़े प्यार से बात करें हमारे साथ, फिर हम बात कर सकते हैं। वैसे अगर दबाव में लाना चाहते हैं या हमारे ऊपर वेट रखना चाहते हैं तो फिर हम नहीं मानेंगे। दूसरा उन्होंने तस्लीम किया कि पाकिस्तान के जरिए पैगामात का सिलसिला जारी है, जो बहुत सारे अमेरिकन मीडिया ये कह रहा था कि मुअत्तल हो गया मुज़ाकरात, लेकिन उन्होंने तस्लीम किया कि पाकिस्तान के जरिए पैगामात का सिलसिला जारी है। और जब तक अमेरिका दबाव डालता रहेगा और ये कहता रहेगा कि आप हथियार डालें पहले, तो फिर हम इनकार करते रहेंगे। तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप दबाव डालना बंद करें ताकि मामला जो है ना सेटलमेंट की तरफ जाएं। फिर साथ उन्होंने ये बताया कि पीर को हमने कतर के जरिए एक पैगाम दिया था कि अगर हमारे पावर प्लांट्स के ऊपर हमला हुआ तो पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा, हम यहाँ पे मिडल ईस्ट को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे किसी का पावर प्लांट नहीं बचेगा। ठीक है, वो जो है ना वो उसका राहत अंदोरी था ना, राहत अंदोरी, उसने कहा कि अगर एक हमारा घर चलेगा तो सबके चलेंगे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, हमारा मकान थोड़ी है। तो साथ उन्होंने कहा जी हमारा मकान थोड़ी है इधर है, अगर सिर्फ पावर प्लांट हमारे हैं तो इनके भी तो है ना जी, ये कौन सा पन बिजली पे चल रहे हैं सारे। तो उसमें उन्होंने कहा जी कतर के जरिए इसलिए मैसेज दिया कि वो सारे अरब स्टेट्स को दे दें, और उन्होंने कहा जी बिल्कुल। और साथ उसने कहा सऊदी अरब समेत, यानी फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा कि हमने सऊदी अरब का नाम भी लिया। इससे पहले सऊदी अरब को स्पेयर करते थे, लेकिन उन्होंने कह दिया। साथ उन्होंने ये भी कहा कि बाबुल मंदब जो है वो भी बंद हो जाएगी। तो ये जो आपने एक ऑल्टरनेट रूट बनाया हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। नासिर साहब हमारे एक दोस्त हैं मदीना मुनव्वरा में, वो हमारे पर्सनल सेशन लेते होते हैं, बल्कि एक बार अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे। तो उन्होंने पिछले दिनों बताया, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उन्होंने बताया कि आपने एक गलत फिक्र दे दी है कि 18% आयल जो है वो इस साइड से बाबुल मंदब की तरफ से नहीं आता, ये 20% इसी साइड से आप नए हुरमस की तरफ आता है, बस वहाँ से कम तेल आता है। और अब अल्टरनेट रूट उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा आयल नहीं है रेड सी की तरफ से। अलबत्ता जो मेन ट्रेड रूट है दुनिया का, सबसे बड़ा जो मेन ट्रेड रूट है वो वही है। यानी अगर आपने ट्रेड को रोकना है तो बस आप बाबुल मंदब के ऊपर बैठ जाएं आप, तो सारी ट्रेड रुक जाएगी दुनिया की। 12% ट्रेड जो है नाइट स्वीज जो है वहाँ से होकर, वहाँ हूसीज बैठे हुए हैं, हाँ वो होतीस बैठे हुए हैं, तो वहाँ से वो ज़ाहिर है ये बाबुल मंदब जो है ना वो उसके ऊपर भी ईरान, तो ईरान कह रहा है कि हम उधर से भी बंद करेंगे। ये आपको गलत फहमी है कि सिर्फ तेल की ट्रेड बंद होगी, एक इंटरनेशनल ट्रेड रूट भी बंद होगा आपका। अच्छा, साथ साथ वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है कि ईरान ने पाकिस्तान को मुतला किया है कि हमारे पास 15,000 मिसाइल है, यानी मिसाइल इस्तेमाल होने के बावजूद अभी भी हमारे पास 15,000 मिसाइल जो पड़े हुए हैं बाकी हैं। और साथ उन्होंने कहा जी हमारे पास 45,000 ड्रोन्स हैं, और ये आपकी गलत फहमी है कि हमारे पास ड्रोन खत्म हो गया। ऐसा लगता है ईरान ने ना पूरी जिंदगी काम सिर्फ यही किया है, ड्रोन्स बनाए और मिसाइल बनाए, और किसी को पता नहीं चलने दिया उसने। तो उसने कहा जी दूसरा ये है कि उसने कहा कि ये हम आपको बता रहे हैं, और साथ ब्लूमबर्ग का ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये कहना है कि उन्होंने सफारती राब्ता मुनक़ता होने से कबल पाकिस्तान को बताया ताकि आप दुनिया को बता दें। साथ ही वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये भी कहना है कि दादुशुमार में हो सकता है मुबालगा हो, लेकिन ईरान का मौका बढ़ा सकता है। लेकिन ये स्टोरी सुबह की है, ये ज़हन में रखें, अभी शाम को सूरत तब्दील हो गई हुई है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना बाकी ये है कि ईरानी जो मिसाइल हैं इस वक्त वो इसराइली हदूद में दाखिल हो रहे हैं, और प्रॉपर जो है इस वक्त धड़ाधड़ वो चल रहे हैं, और ये उधर से ईरान ने जो है ना इसराइल के ऊपर जो मामलात हैं वो करता चला जा रहा है, हमला करता चला जा रहा है। ताज़ा तरीन खबरें भी हमारे पास आ रही हैं क्योंकि लाइव है। वज़ीर शहबाज शरीफ का ट्वीट है, उसने मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के पुरअमन हल के लिए सफारती कोशिशें जारी हैं। अब ये वज़ीर आज़म ने कहा जी हमारी कोशिशें जारी हैं, मैं सदर ट्रंप से 2 हफ्तों की डेडलाइन बढ़ाने की दरख्वास्त करता हूँ, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है ये, और ईरान से दरख्वास्त करता हूँ कि 2 हफ्तों के लिए आप नए हुरमुज़ को खोल दें। मुझे लगता है कि ये हो रहा है, ये डील होगी, ये हो रही है।
ये हो रही ये बात ऐसी खुशखबरी नहीं हुई। खुशखबरी ये खुशखबरी आपको खुशखबरी देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, उन्होंने ट्वीट किया कि मैं मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग के पुरअमन हल के लिए सफारती कोशिशें कर रहा हूं, हमारी कोशिशें जारी हैं। और उन्होंने कहा सदर ट्रंप से 2 हफ्तों की डेडलाइन बढ़ाने की दरख्वास्त की है और ईरान से दरख्वास्त करता हूं कि 2 हफ्तों के लिए आप नए हुर्मुज़ को खोल दें। मुझे लगता है कि ये डील हो गई है। ये मिडिल पॉइंट है, मिडिल ये मिडिल पॉइंट निकाल मुझे दिया लगता है कि पाकिस्तान ये के प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पे दोनों कहेंगे ओके। ये हो गया, बस ये आप समझें कि ये ऑलमोस्ट हो गया। अगर ना हुआ होता तो प्राइम मिनिस्टर ने ये ट्वीट नहीं करनी थी। ये इसी हमारे व्लॉग के अंदर ये क्योंकि इसका जवाब ना आने का मतलब ये है, ये तो फिर वो एक चीज दूसरी साइड पे चली जाएगी, जवाब ही नहीं दिया आगे। इसका मतलब पहले जवाब कंफर्म थे तभी ट्वीट किया। मेरा ख्याल है दोनों जो फ्री कहने इसके ऊपर राजी हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जी अगर 2 हफ्तों की डेडलाइन बढ़ गई है तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा मेरा ख्याल है ऑप्शन है और ये खुशखबरी है। खुशखबरी है। अच्छा चौधरी साहब एक चीज मुझे बताइएगा, मेरा ख्याल मुज़ाकरात वाला टॉपिक डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बात ही खुल गई है। बात खुल गई। हाँ, अब बस मुझे ये बता दीजिएगा कि जो पाकिस्तान ने जो रोल अदा कर रहा है, अगर खुदा ना खास्ता ये जंग बढ़ती है और सऊदी अरब अंडर अटैक आता है तो पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी? पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा, ये बिल्कुल सीधी सी बात है। पाकिस्तान सेकंड ऑप्शन लेगा ही नहीं। और ये ईरान को बताया हुआ पाकिस्तान ने शुरू में कि जब अगर हमारी टाई होगी तो हमें सऊदी अरब के पास जाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि हमारा उनके पास दिफाई मुआहिदा है। और लेकिन ये पाकिस्तान ने बताया कि हमने सिर्फ दिफा करना है सऊदी अरब का, हमने अटैक नहीं करना। हमारा अटैक का मुआहिदा नहीं है, हमारा दिफा का मुआहिदा है।